Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो गाइज आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। जेएनयू के एग्जाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछे जाते। या तो आपसे क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है, या जो कमेटी थी उस टाइम, उस कमेटी में कितने, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, टोटल कितने मेंबर्स ने उस पर सिग्नेचर किया था। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये पूछ लिया जाता है कई बार कि ये फलाना लॉ था, ये कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ज़्यादातर जो, अगर हम बात करें आर्टिकल्स वगैरह की, लॉ की बात करें, वो सब कहाँ से, ज़्यादातर अदर कंट्रीज के लॉ से लिए गए हैं। ठीक है, तो वो भी कई बार पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ जो द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन है, आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर लिखित, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, अगर वो कोई है तो वो आपको पता है कि भारत का है, इंडिया का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लिखित संविधान। उसके साथ अगर मैं इसके कंपैरिजन में ब्रिटेन जाता हूँ, तो ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जो कहीं भी नहीं लिखा गया है। बड़ा काफ़ी है लेकिन लिखा कहीं नहीं गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ लिया जाए कि अलिखित बड़ा संविधान कौन सा जो कहीं नहीं लिखा गया है, वो है ब्रिटेन का। और अगर लिखित संविधान सबसे बड़ा पूछा जाता है वो कहाँ का है, तो गाइस वो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भारतीय संविधान, आप जाएंगे ऑफिशियल अगर डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे कहीं से तो वहाँ पे भारतीय संविधान लिखा होता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा होता है, तो भारतीय संविधान। उसके बाद सुप्रीम लॉ है ये इंडिया का। अगर इंडिया के अंदर संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, सभी आप जानते हैं, कई बार कोई इश्यूज होते हैं तो लोग कहते हैं कि हम संविधान का पालन करते हैं। कहने का मतलब हमारे लिए जो सबसे रेस्पेक्टफुल थिंग है, अगर इंडिया के अंदर कोई भी लॉ है, वो क्या है हमारे लिए सबसे हायर लेवल पे, वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके बाद अगर इसकी रेटिफाइड की बात करें गाइस, तो वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। बट अगर इफेक्टिव की बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। तो उसके पीछे रीजन यही है गाइस कि डेट ऑफ इफेक्टिव, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इफेक्टिव कब हुआ था, प्रभाव में कब आया था, काम करना कब से स्टार्ट किया था गाइस उसने, तो वो 26 जनवरी 1950 से हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं बिकॉज इस दिन हमने क्या, हमारे कंट्री में क्या हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्टिव हो गया था, हिंदी में कहूँ तो प्रभावित हो गया था, उसने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद इसकी 3 ब्रांचेस हैं गाइस। पूछ लिया जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ब्रांचेज है, तो ध्यान रखना है आपको, देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट इज हियर executive branch. If I talk about executive branch, executive branch is a prime minister. The prime minister of India led cabinet responsible to the lower house of the parliament. You know very well the lower house of parliament is Lok Sabha and the upper house is Rajya Sabha. So the prime minister of India led the cabinet in Lok Sabha. Okay, so this is the executive and सेकेंड इज लेजिस्लेचर। अब अगर लेजिस्लेचर जो आपने सुना है विधानमंडल होता है, ठीक है, स्टेट्स में होता है, वो भी इसका एक पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है गाइस हमारे पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है गाइस जुडिशरी, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द लास्ट लेवल क्या है आपका, सबसे नीचे कोर्ट कौन सा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसला होता है, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आप कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट से आप सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर आप कहाँ जाते हैं गाइस, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं नहीं जा सकते। अगर कई स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे होंगे कि जैसे अभी विनय और पवन को जो फांसी हुई थी निर्भया वाले रेप कांड में, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया था इंटरनेशनल कोर्ट में। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इंटरनेशनल कोर्ट पहली चीज़ तो इतना जल्दी से डिसीजंस नहीं देता और वहाँ पे हर कोई जा भी नहीं सकता। इंटरनेशनल कोर्ट जो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि हेग में उसका हेडक्वार्टर है, और हमारे इंडिया से एक जज हैं जयंती लाल भंडारी, वो उसके अंदर क्या है, जज भी हैं।
लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट आपको पता है किस लिए बना हुआ है? दो कंट्रीज के बीच का अगर कोई मुद्दा होता है उसको सॉल्व करने के लिए है, ना कि आपकी पारिवारिक लड़ाई को खत्म करने के लिए। हमारे भारत में अगर कोई भी मुद्दा है वो लास्ट में कहाँ जाके सॉल्व होता है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे हाईएस्ट क्या है हमारी जुडिशरी का? सुप्रीम कोर्ट। वो चाहे आप देख रहे होंगे, अगर पिछले साल की बात करें तो जो बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व हुए उनमें सबसे बड़ा जो राम जन्मभूमि वाला था वो कहाँ लास्ट में खत्म हुआ? जाके सुप्रीम कोर्ट। जबकि आपको याद होगा कि इलाहाबाद कोर्ट ने एक बार, जो सुप्रीम हाई कोर्ट है यूपी का, उसने ऑर्डर दिया था जिसके अंदर कुछ जमीन मुस्लिम समुदाय को दे दी थी और कुछ राम जन्मभूमि निर्माण समिति थी उसको दे दी थी। लेकिन दोनों के दोनों बाद में कहाँ चले गए थे गाइस? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उससे फिर हम किसी भी और अदालत में उसके खिलाफ परिवाद दायर नहीं कर सकते। तो ये हमारे 3 जो कोर्ट सिस्टम है उसके 3 ये मेन पार्ट है। सबसे नीचे स्तर पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद होता है स्टेट में हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद क्या होता है? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये सब इसलिए दिए गए हैं, कई बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई गलती हो जाती है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से भी सपोज दैट गलती हो गई तो आप कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है? लास्ट होता है। उसके बाद अगर अमेंडमेंट्स की बात करें, अमेंडमेंट्स में संशोधन, हिंदी में से संशोधन कहा जाए। अगर संशोधन की बात करें तो 104 हुए हैं लास्ट। अगर जो अभी अमेंडमेंट्स हुए हैं आपने देखा होगा इनमें, तो उसके अंदर एक जो आरक्षण दिया गया था 10% वाला, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। जो आपको जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाया गया था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसमें। साथ ही साथ अगर लास्ट अमेंडमेंट की बात करें तो 25 जनवरी 2020 को हुआ। उसके बाद बी आर अम्बेडकर की अगर बात करते हैं तो बी आर अम्बेडकर क्या थे? इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का। अगर ये पूछा जाता है जब से कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन द राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब गाइस हम आते हैं इधर, हमारे पास जो सुरेंद्र नाथ मुखर्जी थे ये चीफ ड्राफ्टमैन थे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी तो उसमें थे 389 मेंबर थे, ठीक है। और जो टोटल टाइम लगा उसमें वो 2 ईयर एंड 11 मंथ 18 डेज लगा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन 1950, अगर जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा लागू हुआ तो इसके अगर आर्टिकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे टोटल आर्टिकल थे 395 थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे, पार्ट्स कितने थे या शेड्यूल्स कितने, तो ध्यान रखना 395 हिंदी में 395 आर्टिकल जिसे अनुच्छेद कहा जाता है हिंदी में। उसके साथ साथ 22 पार्ट्स 22 भाग थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, तो ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर बात करूं तो बी आर अम्बेडकर उनको द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साथ ही साथ अगर 284 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो लास्ट में फाइनली जब तैयार हो गया था तो उस पर जो सिग्नेचर किए थे, सिग्नेचर कितने कैंडिडेट्स ने किए थे कमेटी के, तो गाइस वो 284 थे। और मैंने आपको बताया तो टोटल मेंबर कितने थे उसमें कमेटी में 389, तो ये ध्यान रखना, सिग्नेचर का अगर पूछा जाता है 284 और टोटल मेंबर कितने थे 389, तो ये दोनों डाटा ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करता हूँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया, अब ये एक क्वेश्चन आया था शायद लास्ट ईयर ही जेएनयू के किसी एग्जाम में आया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सी 3 चीजें इंक्लूड है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 4 चीजें, ये सोवरेन एंड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये चीजें उसमें इंक्लूड है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की है, इंडिया के लिए क्या कहा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो सेक्युलर वर्ड है, ये सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जो वर्ड है ये कब जोड़े गए थे गाइस, इसमें ये 1976 में जोड़े गए थे, जब आपको पता है कि इमरजेंसी लगा हुआ था देश में। तो ये सेक्युलर का मतलब बता दूं मैं, सेक्युलर का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उस पर कोई भी रोक नहीं है। आपको कोई धर्म परिवर्तन, मतलब धर्म जो एक कहते हैं ना परिवर्तन, जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। आपका मन है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप जो भी धर्म अपनाते हैं XYZ, आप उस धर्म को अपना सकते हैं, आप उसका प्रचार कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से, कोई रोक नहीं है। तो हमारे देश में एक कोई पार्टिकुलर जो रिलीजन की बात करें तो पार्टिकुलर रिलीजियस कंट्री नहीं है, ठीक है। जैसे नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था लेकिन अब वो भी सेकुलर हो गया, ठीक है। उसने भी एक अमेंडमेंट करके अपने आप को सेकुलर घोषित कर, धर्म निरपेक्ष जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगर नहीं आपको पता लग रहा हो सेकुलर का हिंदी वर्ड तो मैं बता दूं धर्म निरपेक्ष, ठीक है। तो ये
क्या है, इसके अंदर सोवरगेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा सिटीजन्स था, जो धर्म निरपेक्ष जिसे हिंदी में कहा जाता है, अगर नहीं आपको पता लग रहा हो सेकुलर का हिंदी वर्ड तो मैं बता दूं धर्म निरपेक्ष, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर सोवरगेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा सिटीजन्स था, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनके लिए क्या इंक्लूड किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंड्स आपको जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये तीन चीजें आपको संविधान देता है। जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, ये तीनों चीजें कहाँ से मिली हैं, संविधान से, ये संविधान में। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के दौरान आपको, और जो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगा था, ट्राई कलर, ठीक है, फ्लैग, नेशनल फ्लैग था, वो अडॉप्ट कर लिया गया था। तो ये पूछ लिया जाता है। अभी आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको इंडिया का जो नोट्स प्रोवाइड, उसमें हमने ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं ऑलरेडी। टोटल मेंबर्स कौन कौन थे, मेन जो मेंबर्स थे उसके अंदर, उनको भी हमने इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। साथ ही साथ फ्लैग से रिलेटेड जो भी बातें थी, चाहे इसका प्रपोर्शन हो 2:3 का वो हो, या फिर इसके जो कलर से रिलेटेड हो इंफॉर्मेशन, ठीक है, और 150। तो ये था संविधान। उसके साथ साथ गाइस ब्लैक बोर्ड पर सारी चीज़ें नहीं आ पा रही थी, तो मैंने कुछ और जो मैंने आपको बताया था कि हमने फॉरेन कंट्रीज से क्या क्या लिया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है हमारे संविधान ने, तो वो लिया है हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है, यूके से लिया है। कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, आप भारत के नागरिक हैं, आप एक ही देश की नागरिकता रख सकते हैं, दो देशों की दोहरी नागरिकता हमारे देश में नहीं है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें आप 5-5 देशों की भी नागरिकता रख लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप केवल भारत के नागरिक हैं। अगर आप अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं तो विल बिकम एनआरआई, ठीक है। एनआरआई समझते हैं ना, नॉन रिलायबल इंडियंस, अप्रवासी भारतीय, ठीक है, जो जन्म भारत में हुआ या उनके माता पिता में से कोई भारत का था और वो कहाँ बस गए, विदेशों में बस गए, तो अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं, जिन्होंने फॉरेन कंट्रीज की नागरिकता, सिटीजनशिप ले ली। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया हमने, यूनाइटेड किंगडम से लिया है। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव स्पीकर एंड देयर रोल, जो स्पीकर होते हैं विधानसभाओं, विधानमंडलों में, उनका जो हमने कहाँ से लिया है, वो भी यूके से लिया है। और उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूसर है, ये भी हमने कहाँ से लिया गाइस, यूके से लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है यूएसए। यूएस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें तो बिल ऑफ राइट्स, जो बिल ऑफ राइट्स है वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो संघात्मक सरकार की बात की जाती है, स्ट्रक्चर, संघात्मक जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने कहाँ से लिया गाइस, यूएस से लिया है। इलेक्टोरल कॉलेज, ये भी हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करें और सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है, देखिए आप जुडिशरी को हमारे इंडिया में कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। जो डिसीजन होता है जुडिशरी स्वयं लेती है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, किसी मंत्री का नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। तो जुडिशरी हमारे देश में क्या स्वतंत्र, ये कहाँ से लिया गया, ये यूएस अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद प्रेसिडेंट एंड कमांडर चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, आपको जैसा पता होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द चीफ कमांडर ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी, इन तीनों का जो चीफ कमांडर होता है गाइस, वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा यूएस में होता है, यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वहां का, वो तीनों आर्मीज का क्या होता है, चीफ कमांडर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑन अंडर लॉ, ये भी कहाँ से लिया गया, हमारा यूएस से लिया गया। उसके साथ अगर आयरलैंड से बात करूं, आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्यों की नीति निर्देशक जो है, दिशा निर्देश, वो कहाँ से लिया गया हमने, वो लिए हमने आयरलैंड से। उसके बाद हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, हमारे संविधान में क्या इंक्लूड किया था, फ्रीडम टू ट्रेड बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। स्टेट्स के बीच में फ्रीडम, जो ट्रेड किया, आप किसी भी स्टेट में व्यापार कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में आदान प्रदान कर सकते हैं सामान को, वो कहाँ से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू, ये भी हमने कहाँ से लिया है, नेशनल लेजिस्लेटिव पावर टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज इवन ऑन मैटर्स आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुरिस्डिक्शन, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद अगर हम प्रेम्बल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो ये भी हमने कहाँ से लिया है गाइस, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद हम गाइस बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस से हमने क्या लिया, फ्रांस से हमने लिया रिपब्लिकन,
जो गणतंत्र की अगर बात करते हैं वो कहाँ से लिया है हमने, फ्रांस से लिया है। और अगर कनाडा की बात करें तो एक्ट 1935 एक्ट 1935, इससे हमने क्या लिया है, एक फेडरल गवर्नमेंट संघात्मक जो सरकार है वो हमने कहाँ से लिया, कनाडा से उठाया। उसके बाद सोवियत यूनियन है रशिया से बात करें तो हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य है वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया। और कौन से आर्टिकल के तहत लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तो फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से आर्टिकल से आता है, तो गाइज वो है अंडर आर्टिकल 51A। फिर से सुन ले, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हिंदी में जिन्हें कहा जाता है, वो कहाँ से लिए गए, सोवियत यूनियन रशिया से लिए गए। साथ ही साथ जो अंडर कौन से आर्टिकल के तहत लिए गए, वो लिए गए गाइज आर्टिकल 51A के तहत, ठीक है। उसके बाद मैंडेट प्लानिंग कमीशन टू ऑब्जर्व इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपका 5 वर्षीय योजनाएं थी, जो एक प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, वो भी कहाँ से लिया था गाइज हमने, वो भी हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। तो ये ध्यान रखना, जो योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, वो कहाँ से, ये आइडिया कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में, ये लिया गया सोवियत यूनियन रशिया से। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट बचता है साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हमें बदलाव करना हो, संशोधन करना, आपको पता है जैसे बहुत बार संशोधन करना पड़ता है संविधान में, जैसा कि किसी को आरक्षण देना पड़ जाता है, डिमांड में बहुत सारे संशोधन करने पड़ते हैं, कानून बदलने पड़ते हैं, कई बार समय के हिसाब से जो कानून पुराने हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, तो हमें संशोधन करना पड़ता है कई बार। तो संशोधन करने के लिए जो शक्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, उनके लिए जो नियम हैं वो हमने कहाँ से लिए, वो लिए हैं गाइस जो अफ्रीका है हमारा, साउथ अफ्रीका, वहाँ से लिए हैं। साथ ही साथ अगर जापान की बात करें तो उसका जो ड्यू प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। एंड जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी से हमने लिया है 1935 एक्ट के तहत ही इमरजेंसी, अगर देश में इमरजेंसी लगानी हो तो वो जो पावर हमें मिली है वो कहाँ से, वो जो लॉ हमने कहाँ से उठाया, वो रूल्स कहाँ से लिए हमने, वो गाइस हमने जर्मनी से लिए। तो ये कुछ रूल्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं किन किन कंट्री से क्या लिए गए। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, वो कहाँ से लिया गया, सोवियत यूनियन से लिया गया। और वो कौन से आर्टिकल के तहत लिया गया, वो आर्टिकल 51A में दिया गया है। आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, चाहे वो आपका तिरंगे का सम्मान करना हो या राष्ट्रगान से रिलेटेड जो भी मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं हमारे संविधान में, विस्तार से चर्चा तो आप जेएनयू में आएंगे तो यूपीएससी का अगर तैयारी करेंगे तो आप खुद ही कर लेंगे, उस पर विस्तार से चर्चा की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, काफ़ी बड़ी एक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बताने लग जाए तो शायद मुझे लगता है कि काफ़ी घंटे लग जाएंगे उसे आपसे डिस्कस करने में। लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी गाइस, ठीक है। उसके अंदर आर्टिकल्स कितने थे वो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है, यहाँ पे फिर से बताते हैं। उसके अंदर टोटल आर्टिकल कितने थे, 395 थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। टोटल मेंबर कितने थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो 389 थे, लेकिन जो फाइनली सिग्नेचर किए थे जब कंप्लीट हुआ था तो वो गाइस कितने थे, 284 थे। तो ये सारा डाटा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था वो मैंने आपको बाकी जो नोट्स आपने बाय किए हैं, आपको जल्दी ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक विस्तार पूर्वक जानकारी फुली जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो उसमें ऑलरेडी हमने इंक्लूड की हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट examworld.com पे जाके नोट्स खरीद सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज भी बाय करना चाहते हैं, जिन स्टूडेंट को टेस्ट जिनकी तैयारी हो चुका है ऑलरेडी और वो टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं, वो टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज आप हमारी वेबसाइट से जाके टेस्ट सीरीज भी बाय कर सकते हैं।